शिवनाथ संवाद की इस खास पॉलिटिकल इंटरव्यू में आज के हमारे साथ खास मेहमान हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता को सत्ता जाने का कोई एक कारण नहीं रहता है। मेरे घर में अभी देखेंगे शायद 2 दिन से सिलेंडर भी नहीं है। आप जाके गले मिलोगे और सिर खींची हंसोगे, आ जाओगे। क्या इससे आपका देश का इससे फायदा होगा क्या? इजराइल हमारा फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है, तो फादरलैंड आपका मदद कर रहा है क्या? नरेंद्र सरेंडर, अब नहीं मिल रहा है सिलेंडर। 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के बतौर मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय शपथ लेते हैं। 31 मार्च की बहुत चर्चा है और आने वाला समय में पूरे आयरन ओर को ये बेचना चाहते हैं। वहाँ 2 साल में तो वहाँ एक सड़क ही नहीं बन पाई है, एक स्कूल नहीं खुल पाया। आपकी भी सरकार रही है 5 साल। हाँ, और विकास के नाम से सड़कें नहीं बना पाई। आप लोगों ने किया ये सारा काम? हमारी सरकार में सड़कें बनाए। ये जो पिछली सरकार में बंद किए थे 3,500 स्कूलों को हमने खोले, तो ये हमारी सरकार ने बेहतर काम किया था। लेकिन इस सरकार में 2 साल में तो कुछ काम दिखा नहीं। 31 मार्च के बाद कई घटना घटती है, फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो नहीं। झीरम घाटी वाला हमला हुआ था, उस पर आप थे, उस काफिला में। उसकी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का बयान आया है कि वो, उनका कहना ये कि जो झीरम घाटी वाला हमला हुआ था उसको जो है कांग्रेस के ही लोगों ने कराया था। क्या उनको डर था कांग्रेस की सरकार में? क्यों नहीं? राहुल गांधी जी नहीं लड़ते इस चीज़ को लेकर? मूवी वगैरह देखते हैं, फिल्म वगैरह? समय के अभाव की वजह से बहुत कम। धुरंधर फिल्म को लेकर आपकी एक बयान आया सामने। हाँ, नोटबंदी होगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म। काले, जिस देश का रुपया गिरता है वहाँ के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, साथ गिरता है। अगर देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते तो ये सारा चीज का विकास राहुल गांधी में डरपोक प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। आपको कोई एक योजना भी अगर है, सफल योजना है तो बता दीजिए। आप बताइए, आपकी नजरों से कौन सी सफल योजना है? उनका फोटो मुख्यमंत्री सेंट्रल मिनिस्टर से सबके साथ फोटो है, छत्तीसगढ़ सभी मिनिस्टरों के साथ। पर आप लोग भी शराबबंदी की बात कहे थे, शराबबंदी की बात हुई थी, ऑनलाइन डिलीवरी भी चालू कर दिए थे। पर आप लोग, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करती है, विकास के नाम पर नहीं करती। और कांग्रेस पार्टी का क्या विजन रहता है? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले भी ऐसा हुआ है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है आने वाले समय में। आपको क्या लगता है, आप मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे आने वाले चुनाव में? एक आखिरी प्रश्न है। शिवनाथ संवाद की इस खास पॉलिटिकल इंटरव्यू में आज के हमारे साथ खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी, बस्तर के पूर्व सांसद दीपक बैज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मस्त है। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, बढ़िया काम किया, ये आप मानते हैं? बिल्कुल। पर भाजपाइयों का कहना है, शायद सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है, और अब जो है विपक्ष के रूप में आप भिड़े हुए हैं। क्या लगता है आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार आएगी? देखिए, नो डाउट कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई। उसके बाद हम लोग 2018-19 में फिर हम लोग सरकार बनाई। 5 साल सरकार चलाने का कांग्रेस की सरकार थी, और उन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने बेहतर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए योजनाएं लाई, क्रियान्वयन भी हुआ, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों जगह। लेकिन जब 2023 के हम चुनाव में गए तो निश्चित रूप से जो उम्मीद नहीं थी हम लोग की कि हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, वो हो गया। लेकिन ठीक है, जनता का फैसला, सरकार आती है जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, और हालत आज क्या है देख लीजिए। क्या वजह थी आप लोगों की सरकार से हटने की? क्या गुटबाजी थी पार्टी में, या फिर भाजपा की जो मोदी की गारंटी जो आई थी वो काम कर गई? 1,000 रुपये में तारीबंदी योजना। सत्ता जाने का कोई एक कारण नहीं रहता है, छोटी छोटी कारण रहती है, और बहुत से कारण ही हैं, छोटी छोटी है। अब उनको गिना पाना या फिर उनको बता पाना वो तो संभव नहीं है। देखिए, आप चुनाव जीत जाते हैं तो बड़ा गलतियाँ भी आपको ढक देती है। आप चुनाव हार जाते हैं तो छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा बन जाती है ये। और दूसरी चीज़ ये तो सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोला। हम 1 लाख लोगों को, 1 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, आज 2 साल हो गया है, मिला नहीं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, सिलेंडर आपको मिला सिलेंडर? हम तो, आप पता नहीं, अब मेरे घर में अभी देखेंगे शायद 2 दिन से सिलेंडर भी नहीं है।
सिलेंडर मेरे यहाँ ख़त्म हो चुका है 2 दिन से, लेकिन अब तो मैं अध्यक्ष हूँ। पर मोदी जी दिल्ली से कह रहे हैं कि चिंता करने की बात नहीं है, सिलेंडर है, पर यहाँ पे लोग लाइन लग रहे हैं। भिलाई में हाल ही में बाउंसर्स लोगों के द्वारा पीटा गया हाँ, है। मैंने भी देखा उसको वीडियो। देखिए, यही हालत पूरी छत्तीसगढ़ में है और ये हालत पूरी देश में है। प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके लगातार झूठ बोल रहे हैं कि गैस का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है, कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अफवाह फैला रहे हैं। बोले गैस की मात्रा पर्याप्त, अगर गैस की स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है तो फिर एजेंसियों के सामने लाइन क्यों लग रहे हैं? सबसे बड़ी बात, सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लाइन क्यों? और सिलेंडर मिल नहीं रहा है। जो नंबर आप दिए टोल फ्री नंबर, वो नंबर लग नहीं रहा है। मतलब सीधा सीधा देश की जनता से झूठ बोलने का आपने काम किया, नंबर 1। नंबर 2, अब मोदी जी दोनों लोकसभा सदन, राज्यसभा और लोकसभा में बोलते हैं कि नहीं अब तो आने वाला समय में बड़ा संकट आने वाला है। यही चीज़ तो हम लोग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं मोदी जी। यस, वही चीज़ तो हम पहले से बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन होगा? गड़बड़ चल रही है, लेकिन आप उसको सच्चाई बता नहीं रहे हो देश की जनता को। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, गैस मिल नहीं रहा है। एक तो आपने 60 रुपये गैस का रेट बढ़ा दिए, गैस मिल नहीं रहा है, पेट्रोल डीजल की किल्लत होने वाला है, और अब बोल रहे हैं कि नहीं लॉकडाउन की स्थिति आएगी। तो सवाल ही नहीं, आपके पास गैस नहीं। युद्ध हो रहा है, अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं, और ईरान अकेले देश है जहां पे दोनों देशों को लड़ रही है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से पर मोदी जी लगातार ईरान वहाँ युद्ध वहाँ हो रहा है, लेकिन खाना हमारा नहीं बन रहा है, दाना पानी हमारा बंद है। ठीक, ये सिर्फ आपकी गलत नीति की वजह से। अब आप तो बड़ा बड़ा दावा करते थे कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत तो दिख गया आपका। हम तो आत्मनिर्भर नहीं, हम तो दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। एक और प्रश्न है, मोदी जी लगातार जो है विदेश यात्रा करते हैं, उनकी मित्रता दिखती है लगातार सोशल मीडिया में। मित्रता क्या काम नहीं आ रही है आपके हिसाब से? देखिए, आप जाके गले मिलोगे और सिर्फ खीकी हंसोगे, आ जाओगे, क्या इससे आपका देश का इससे फ़ायदा होगा क्या? अमेरिका लगातार मजाक उड़ा रहा है आपका, हंस रहे हो आप, आपके सामने बेइज्जती कर रहे हैं, आप हंसे जा रहे हो। भाई क्या तरीका है ये? ठीक, ईरान हमारा पुराना साथी है, आज भी जो जहाज छोड़ रहे हैं ना आज गैस के लिए, जो हरजुम जो हमारा पोर्ट है, ईरान का जो पोर्ट है, वहाँ पे कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन भारतीय कुछ जहाज को छोड़े हैं, इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे नहीं, देश की जनता की तकलीफ़ों को देखते हुए छोड़ा। स्पष्ट रूप से वहाँ के मंत्रियों का बयान है ये ईरान का। मतलब आप दूसरे देश जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो विदेश नीति के मजबूत करने के लिए, फिर क्या फ़ायदा हुआ देश को? सभी देश में जाके दुश्मनी करके आ रहे हैं। इजराइल गए आप, उसका क्या फ़ायदा हुआ? इजराइल तो फादरलैंड बोल के आ गए। इजराइल हमारा फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है, तो फादरलैंड आपका मदद कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। फिर ईरान ही मदद कर रहा है। आप अमेरिका बोल रहा है कि हम तेल हम देंगे, दूसरे से नहीं खरीदना है। हाँ ठीक है बाबा, आपसे ही खरीदेंगे। अब युद्ध चल रहा है, नहीं अब 1 महीना के लिए आप दूसरे से खरीदो। हाँ बाबा, हम दूसरे से खरीदेंगे। ये क्या तरीका है? भारत एक संप्रभु देश है और हमारे पास ताकत है, तो हम अपनी ताकत को हमको दिखाना चाहिए। हम दूसरे के ऊपर उठ बोलने से उठ, बैठ बोलने से बैठ, उठ बोलने से उठ, बैठ बोलने से बैठ। ये हमारा प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर। इसलिए देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं ना, नरेंद्र सरेंडर, अब नहीं मिल रहा है सिलेंडर। यही तो हुआ देश में। क्या लगता है आपने देखिए, आपने नोटबंदी में पूरे देश को लाइन में लगा दिया। आपने कोरोना में लॉकडाउन कर पूरे देश की जनता को सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर किया। सिलेंडर के लिए लाइन लगा दिया। ठीक, अब मोदी जी लगातार दिल्ली से कह रहे हैं कि सिलेंडर है हमारे पास, चिंता की बात नहीं है। झूठ, जनता से झूठ ना बोले, जनता को सच्चाई बताना पड़ेगा। अब तक तो 12 साल झूठ बोलते आ रहे हैं, कम से कम इस परिस्थिति में कम से कम तो सही बोल रहे आप। 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के बतौर मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय शपथ लेते हैं। उसके बाद से जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका छत्तीसगढ़ में लगातार दौरा बढ़ जाता है। क्यों आखिर? आप बस्तर के सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अच्छी तरह से वहाँ की ज़मीनी स्तर को जानते हैं, पर लगातार जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बस्तर दौरा, उस एरिया में लगातार दौरा रहे, क्या कुछ वजह है? देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल बना दिए। हमारा मुख्यमंत्री कोई मतलब नहीं है। दिल्ली से रिमोट से चल रहे हैं और एक तरफ नागपुर से चल रहे हैं। ये जो बोल दे फाइल दस्तखत करना है, हाँ करना है, ये फाइल भेज रहे हैं, इसको क्या करना है, उसके अलावा अपने मन से कुछ कर नहीं पा रहे। पहला चीज़। ये आप कह रहे हैं? यस, ये मैं नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है। दूसरी चीज़,
अभी तो छत्तीसगढ़ के आप देखेंगे एक और रायगढ़ हमारा पूरा पेंच जी ओपन कोल माइन से सबको बेच दिए अपने चहेते उद्योगपतियों को, हसदेव बेच दिए कंफर्म है सबको, एकदम बेचा confirm। गया है। यस एकदम कंफर्म। ठीक, मुख्यमंत्री बनते दूसरे दिन हसदेव की कटाई का ऑर्डर दे देते आप। अभी तो हसदेव में अभी तो 6 लाख पेड़ कटना है, तमिलनाडु में पेड़ कट ही रहा था, हम लोग के विरोध के बाद, पब्लिक के विरोध के बाद वो कम से कम अभी रुक गया है। वजह क्या है जान पाए? कितना बड़ा हिंसा वो आपके लिए पता है। अब अमित शाह जी का नज़र है बस्तर के आयरन ओर पर, इसलिए बार बार बस्तर आ रहे हैं। उनका मेन मकसद है कि वहाँ उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए आ रहे हैं बस्तर। 31 मार्च की बहुत चर्चा है और 31 मार्च आज 27 तारीख है, 3-4 दिन बचे हुए हैं। देश भर से नक्सलवाद जो है खत्म हो जाएगा और जो छत्तीसगढ़ को उसके विकास के नाम से नहीं नक्सलवाद के नाम से देश भर में जाना जाता था, और आप उसी क्षेत्र के हैं जिस क्षेत्र में पूरा नक्सलवाद रहता है, उसको लेकर आपके क्या विचार है? क्या लगता है खत्म होगा? देखिए 31 मार्च सरकार ने डेडलाइन दिया है। ये डेडलाइन पहली बार रही है ना, आपको याद दिला दूं जी कि सरकार ने पहले 2000 इन्होंने 14 में सरकार बनाई, 2016 भी डेडलाइन दिए, 2018, 2020, 2022, 2024, अब 2026 31 मार्च। ठीक है, अभी 26 आ गया, मार्च आने में आज 27 तारीख है, 27 तारीख 3-4 दिन और बाकी है। देखिए 3-4 दिन के बाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ठीक, ये अमित शाह जी कह रहे हैं। हाँ, अमित शाह जी कह रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि, देखिए बस्तर से मैं भी आता हूँ, हम भी चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो और बस्तर में शांति आना चाहिए, हम भी चाहते हैं। लेकिन 31 मार्च के बाद क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे किसी आदिवासी को फर्जी नक्सली केस में आप जेल तो नहीं भेजेंगे, किसी फर्जी केस में आप उन्हें फंसा तो नहीं देंगे, नंबर 2। नंबर 3, हमारी आदिवासी अब जल जंगल ज़मीन के लिए, और रही बात वनोपज संग्रहण के लिए, तेंदुपत्ता, इमली, महुआ, टोरा, अब तो आसानी से जंगल जा सकेंगे। आप चाहते हैं बस्तर का विकास हो? उनके लिए कोई रोक टोक तो नहीं होगा। ठीक, जल जंगल ज़मीन खनिज संसाधन हमारे बस्तर में, उनको आप बेचोगे तो इसी कोई गारंटी है क्या? इसी कोई गारंटी है नहीं बेचोगे ये। लेकिन नक्सलवाद की चुनौती अगर समाप्त होती है तो बस्तर में खनिज संसाधन को बचाने के लिए वहाँ के आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि ये सरकार नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है, अभी से बस्तर के आयरन ओर को इन्होंने बेच दिया है, 3 डिपॉजिट को। आने वाला समय में पूरे आयरन ओर को ये बेचना चाहती है, वो सबसे बड़ा चुनौती है। वहाँ के लोग 31 मार्च के बाद विरोध में बैठेंगे, आपको लगता है कि क्योंकि नक्सलवाद खत्म होने के बाद वहाँ पे विकास की गाथाएं लिखी जाएगी, कहानी लिखी जाएगी, इसके चलते जल जंगल जमीन ये सारी चीजें खत्म होंगी, ऐसा लगता है आप? देखिए हम तो चाहते हैं विकास, सरकार किसी के भी हो, सरकार का काम है विकास करना। 2 साल में तो वहाँ एक सड़क ही नहीं बन पाई है, एक स्कूल नहीं खुल पाया। आपकी भी सरकार रही है 5 साल। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वहाँ इस सरकार में तो 10,463 स्कूल बंद हो गए। ठीक, स्कूल 2 साल में एक स्कूल नहीं खोल पाई, अस्पताल नहीं खोल पाई इस 2 साल में, और विकास के नाम से सड़कें नहीं बना पाई। आप लोगों ने किया ये सारा काम? ठीक है, अब विकास तो होना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार में सड़कें बनाए। ये जो पिछली सरकार में बंद की थे 3,500 स्कूलों को हमने खोले, अस्पताल खोले। आप दत्तेवाड़ा में देखेंगे डेनिस फैक्ट्री, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री 5 से 6 हमारी सरकार में बना, युवाओं को नौकरियां दिए। ये सरकार में इमली, महुआ, टोरा सड़कों पर फेंकते थे, उसका वैल्यू एडिशन कर हमारी सरकार ने खरीदी की, कोरोना जैसे लॉकडाउन में खरीदी की, वहाँ के आदिवासियों को, वनोपज को हमारी सरकार ने खरीदी की। तो ये हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। तेंदुपत्ता का उनका मानक बोरा प्रति रेट बढ़ाए, तो हमारी सरकार ने बेहतर काम की वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन इस सरकार में 2 साल में तो कुछ काम दिखा नहीं, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, हम तो चाहते हैं विकास होना चाहिए, लेकिन सरकार के पास पैसा ही कहाँ है? गांव में एक सीसी रोड नहीं बन पा रहा है, एक छोटा पुलिया नहीं बन पा रहा है, विधायक निधि को छोड़ दे तो एक भूमि पूजन नहीं कर पा रहे हैं, सरकार के पास पैसा ही कहाँ है? छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार अपडेट देते रहते हैं सोशल मीडिया पर। वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि नक्सलवाद जो है ख़त्म होने की कगार पर है। छत्तीसगढ़ से हिडमा मारे गए, पापा राव जो है वो आ गए सामने, ये सारी चीज़ें भी तो हो रही है। देखिए, मैंने उसी चीज़ कहा कि 31 मार्च के बाद कहीं घटना घटती है, फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो नहीं, अपनी जिम्मेदारी पे अडिग रहेगी क्या? ये फिर कोई नया बहाना तो नहीं बनाएगी। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए, नो डाउट कि पापा राव जैसे बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर सरेंडर करने के बाद कहीं ना कहीं नक्सली का नेटवर्क कमज़ोर तो हुआ, ये सच्चाई है। लेकिन इसके बाद उनका आगे का नक्सलियों का रणनीति क्या हो सकता है अगर कोई नक्सली बचे हो तो?
हम तो चाहते हैं बस्तर क्लियर हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या लगता है? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बस्तर में चुनौतियाँ कम नहीं है आगे भी। आपको क्या लगता है 31 मार्च के बाद ऐसे हालात रहेंगे कि कुछ नक्सली वहां पे रहेंगे ही? देखिए, मैं अभी कुछ भी बताने में मैं असमर्थ हूँ। वो परिस्थितियाँ 31 मार्च के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे मतलब क्या परिस्थितियाँ बनेगी। मैं भी बता पाना इसके लिए अच्छा, एक प्रश्न ये है, झीरम घाटी वाला हमला हुआ था, उस पर आप थे उस काफिला में? नहीं, काफिले में तो मैं नहीं था, लेकिन ये था कि जब झीरम घाटी घटना हुआ उसी दिन सवेरे तमाम बड़े लीडर हमारी विधानसभा क्रॉस करके गए थे सुकमा। फर्स्ट कार्यक्रम, सेकंड कार्यक्रम हमारी विधानसभा में था और हम इंतजार कर रहे थे, उनका वेट कर रहे थे सेकंड कार्यक्रम के लिए। उसी बीच ये घटना घटी। देश के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का बयान आया है कि वो, उनका कहना है कि जो झीरम घाटी वाला हमला हुआ था उसको जो है कांग्रेस के ही लोगों ने कराया था। हमने तो कहा, देखिए ये भी बयान आया कि उस समय मैं यहाँ प्रभारी था, ये नड्डा जी ने कहा, और मुझे पूरा घटना मालूम है, पता था। अगर आपको पता था पूरी घटना का, डिटेल क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपके पास घटना का पूरे डिटेल है, आप जान रहे हो सब चीज़, तो आप बता दे जनता को। उस समय तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार की गलतियों की वजह से अगर सुरक्षा दे दिए रहते, मैं समझता हूँ इतना बड़ा घटना नहीं घटती, हमारे नेता और पुलिस के जवान मारे नहीं जाते। तो कौन जिम्मेदार है घटना करने का? आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी? सबसे बड़ी बात, तमाम कांग्रेस के टॉप लीडर मारे गए उस समय। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, ये झीरम घाटी घटना कोई हादसा या एक्सीडेंटल नहीं है, ये तो प्री प्लानिंग सुपारी किलिंग है। सुपारी किनके द्वारा? क्लियर है, सरकार के द्वारा। शासन तंत्र, प्रशासन आप उनको चला रहे डर हो। था कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं? परिवर्तन, जब नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी, जबरदस्त माहौल था सरकार के खिलाफ में, तय था उस टाइम आना कांग्रेस। यस, बिल्कुल जबरदस्त माहौल डर गए, सरकार कहीं ना कहीं डर गई, और उसी का नतीजा है, उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसके बाद अब आपकी सरकार आई। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस घटना में मैं तभी भी कह रहा हूँ सुपारी किलिंग है। झीरम घाटी का NIA जांच हुआ, सरकार, केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट है, आज रिपोर्ट को दे नहीं रही। हमारी सरकार मांग के थक गई, रिपोर्ट दे दो NIA की जांच रिपोर्ट, दे नहीं रही हो। क्यों नहीं दे रहे? आप उनसे पूछ लीजिए क्यों नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी नहीं लड़ते इस चीज़ को लेकर? राहुल गांधी हमेशा लड़े। आज भी झीरम घटना का आज भी याद जब आता है तो वो कभी भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये हम लोग उस चीज़ को देखें, इसलिए नक्सलवाद, कांग्रेस ने नक्सलवाद में की वजह से कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया है। मतलब आपको उम्मीद है कि 31 मार्च तक जो है नक्सलवाद खत्म हो जाना चाहिए, बस्तर जो है संवर जाना चाहिए? अब तो चाह रहे हैं खत्म हो जाए, हम भी चाह रहे हैं खत्म हो जाए। बिल्कुल। मूवी वगैरह देखते हैं, फिल्म वगैरह? समय के अभाव की वजह से बहुत कम। धुरंधर फिल्म को लेकर आपकी एक बयान आया सामने। हाँ, धुरंधर फिल्म मैंने तो देखा नहीं, लेकिन आपके मीडिया साथी ने कहा कि धुरंधर फिल्म आया है और उसमें नोटबंदी को लेकर मोदी जी को दर्शाया गया है कि नोटबंदी में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। इसको लेकर क्या आगामी चुनाव को लेकर ये रणनीति बनाई गई है? ऐसा उन्होंने कहा, मैं तो देखा नहीं। फिर सवाल भी पूछा, मेरा कहना था धुरंधर अगर पिक्चर आया है तो ऐसा मोदी जी ने नोटबंदी में किया है जो पिक्चर बना और उसको हीरो दिखा रहे हैं, मतलब मोदी जी हीरो बना दिए। नोटबंदी में मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी होगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हो गया खत्म, काले धन वापस आ जाएंगे और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये कहा। देखिए, आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, उधर हमला हो रहा है, आतंकवादी हमला हो रहा है। ठीक, नक्सलवाद तो खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ, नक्सलवाद भी खत्म नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, पूरे रुपया 99% 99 पैसा आया वापस। फिर कालाधन आया, कालाधन ही कहा। मतलब देश की जनता को आपने सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया, देश की जनता को आपने बैंकों की लाइन के लिए लगाने में छोड़ दिए। फिर नोटबंदी लगा के क्या फ़ायदा हुआ? GDP, देश का GDP गिरा, अर्थव्यवस्था खत्म हो गया। 10 साल हम पीछे चले गए। आज रुपया देख लीजिए, राहुल गांधी आते देश के इतिहास में 94 पार हो गया रुपया। ये तो जब 60 रुपये रुपया था ना हमारी सरकार में, तो जिस देश का रुपया गिरता है वहाँ के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, साथ गिरता है। अगर देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते तो ये सारा चीज का विकास राहुल गांधी में विजन है और उनके वो किसान को भी समझते हैं, मजदूर को भी समझते हैं, और एक छोटे व्यापारी को भी समझते हैं, और एक ट्रक के ड्राइवर को भी समझते हैं।
उनमें गहरी समझ है और उन्होंने हमेशा गरीबों का गला लगाया, गले लगा के उन्होंने बात की है, चर्चा की है। मोदी जी तो अमीरों को गले लगाते हैं, राहुल गांधी जी गरीब और मजदूर को गले लगाते हैं, उनसे सीखने का कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी जिस दिन देश में प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा मजबूत होगा और पूरी दुनिया में हमारा भारत सबसे ताकतवर देश बनेगा। ये तो बड़ा 56 इंच का सीना, चीन को कब अभी तक लाल आंखें दिखा है, अभी तो हम तो देखे नहीं अभी तक का, है नहीं। और उसके बाद ये चिट्ठी लिखना बंद करें, ये सब मोदी जी का वो फिल्म डायलॉग नहीं चलेगा, यहाँ पे हकीकत करना पड़ेगा। मोदी जी मतलब इतना डरपोक प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। अब पता नहीं अमेरिका का, तो अब क्या अमेरिका ने क्या इनकी गलती पकड़ा है क्या नहीं पता। अब उनके यहाँ तो रिमोट की तरह, कठपुतली की तरह खेल रहे हैं, अब लगातार बेइज्जती कर रहा है अमेरिका। मोदी जी शहर है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, फिर बोल क्यों नहीं रहे ट्रम्प के खिलाफ में? बोले, ताकत साथ बोले, जवाब दे उनको कि आप ऑपरेशन सिंदूर आपने नहीं रोका, जवाब दे। हम आपके कहने पे तेल क्यों खरीदेंगे, जवाब दे, क्यों नहीं दे रहे? छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार को 2.5 साल हो गए, 3 साल होने वाले हैं। कितना कुछ विकास के लिए देखते हैं आप? अगर आपको कोई एक योजना भी अगर है, सफल योजना है, तो बता दीजिए। आप बताइए, आपकी नज़रों से कौन सी सफल योजना है? कौन सी योजना है? शिक्षा विभाग में इन्होंने कोई काम किया नहीं, ठीक। 10,000 स्कूल बंद कर दिया। स्वास्थ्य विभाग 40% कमीशन पे चल रहा है। कंफर्म है ये? सबको पता है। स्वास्थ्य विभाग के किसी एक छोटा सा कर्मचारी जाके पूछ लीजिए। अस्पतालों में नकली गोली, नकली दवाई, नकली सिरप बिक रहा है अस्पतालों में, ठीक। मशीन बंद पड़ा हुआ है। ये हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है। राजस्व विभाग को तो भगवान भरोसे है। आप तो अफीम की खेती कर रहे हैं वहाँ पे, राजस्व विभाग को पता नहीं है। ये अफीम की खेती की बात आती है तो अफीम की खेती अभी पकड़ाई है, पर जब जांच में जुटे तो पता चलता है कि कई सालों से हो रहा है, आप लोग की सरकार की तब से हो रहा है, ऐसा बात कही जा रही है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए सिंपल सा बात, अफीम की खेती की जा रही है। अफीम एक पौधा है या पेड़ है? पौधा है। तो पौधा कितने दिन का फसल होगा? 3-4 महीने का। लंबे समय से किया जा रहा है सर। 3-4 महीने का, 3-4 महीने का फसल होगा। अगर कोई पेड़ लगा देता तो समझ में आता कि नहीं, ये पेड़ तो 3 साल का लगाया हुआ है, फल आज दे रहा है, ये तो पौधा है, 3-4 महीने की फसल है। भारतीय जनता, दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी का नेता के फार्म हाउस में 10 एकड़ में खेती की जा रही है अफीम का। वो नेता किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष रह चुका है दुर्ग का, आज प्रदेश का पदाधिकारी है। मतलब और उनका फोटो मुख्यमंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर से सबके साथ फोटो है, छत्तीसगढ़ सभी मिनिस्टरों से। मतलब आप सरकार के संरक्षण में खेती कर रहे हो। बलरामपुर में 2 जगह, वो भी भारतीय जनता पार्टी से नेता संबंधित। अभी रायगढ़ के तमनार और लैलूंगा में, अरे लैलूंगा में तो जो बीज उगाए ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के दुकान से बीज मिला है। ये बीजेपी के लोग ही करवा रहे हैं, सवाल ही नहीं। छत्तीसगढ़ को ये सरकार अफीम का गढ़ बनाना चाहती है, धान का कटोरा से, लेकिन हम अफीम का गढ़ बनाने नहीं देंगे। देखेंगे अब तो, अरे आज का मामला है कोंडागांव में, अब तो गांजा भी उग रहा है। ये तो शुरुआत हुई ना, अभी तो कई जगह गांजा मिलेगा और देखते रहना आप। मतलब ये सरकार कुल मिला के छत्तीसगढ़ को गली गली शराब बेच रही है। आप लोग शराबबंदी की गली गली शराब बेच रही है, सूखा नशा बेच रही है। अब चौक चौराहा में गांजा बिक रहा है, अब तो अफीम की खेती भी चल रहा है। पर आप लोग भी शराबबंदी की बात कहे थे, शराबबंदी की बात हुई थी। बिल्कुल सच्चाई है, और हमने शराबबंदी की ओर हमने कदम बढ़ाया। आपको ध्यान होगा 50 शराब की दुकानें हमने बंद कर दी थी। ऑनलाइन डिलीवरी भी चालू कर दिए थे, पर आप लोग 50 शराब की दुकानें हम लोगों ने बंद किए थे। और कुछ बंद हुआ जो उन राज्यों में, जैसे गुजरात है, बिहार है और शायद कुछ स्टेट है, मुझे ध्यान नहीं। उन राज्यों में बाकायदा हमारी टूर गई थी जो अध्ययन दल कि अगर शराब बंद करते हैं तो उन राज्यों में क्या इफेक्ट है। आज देखें गुजरात में शराब बंद हुआ है ना, गुजरात, एक पान ठेला में जा लीजिए, अब शराब मिलेगा वहाँ पे। बिहार में बंद है शराब, लेकिन वहाँ तो 20-25 लोग मर रहे हैं शराब पीने से। तो शराब कहाँ से आई? शराब कहाँ से? जबकि छत्तीसगढ़ में तो कोई उड़ीसा पड़ोसी राज्य है, झारखंड पड़ोसी राज्य है, तेलंगाना पड़ोसी राज्य है, आंध्र पड़ोसी राज्य है, आपका महाराष्ट्र पड़ोसी राज्य है, इन परिस्थितियों। लेकिन हमने कदम बढ़ाए थे और 50 दुकानें बंद की थी। इस सरकार ने तो वो 50 दुकान भी चालू कर ली और 67 नया दुकान खोल दी। कांग्रेस के लीडर हो आप छत्तीसगढ़ में इस वक्त, जो है छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर आगे के क्या विजन आपको लगता है? देखिए छत्तीसगढ़ में तो अगर आपकी सरकार आई आने वाले समय में, क्या लगता है? देखिए 2028 अभी आने में 2 से 2.5 साल बाकी है। इस सरकार तो इस 2 साल में फेल हो गया पूरी तरह से। आने वाला समय हमारा विजन फिर रहेगा किसानों को मजबूत करना, क्योंकि किसान ही एक अर्थव्यवस्था है, मजबूत रीढ़ है उस अर्थव्यवस्था का, जो छत्तीसगढ़ की इनकम ऑफ सोर्स का बड़ा एक जरिया है। युवाओं को रोजगार, दूसरा यह है कि जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन, इसको बचाना बहुत जरूरी है। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में जी आज आदिवासी बेदखल हो रहे हैं।
तमनार, पूरे आदिवासी क्षेत्र, घरों को उजाड़े जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, हसदेव, यही हालात अब बस्तर में होने वाला है। मतलब आदिवासी मुख्यमंत्री का राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, इनको सुरक्षित करना जरूरी है। हाल ही में बीजेपी धर्म स्वतंत्रता विधेयक भी पारित किया है, इसको लेकर आपकी क्या विचार है? देखो, उसमें नया चीज़ है क्या है नया चीज़? देखिए, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में दोनों की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इनकी बहुमत धर्मांतरण है, की बात कह रहे हैं। केंद्र में इनकी बहुमत है, तो इनको तो फिर दिल्ली से कानून बना देना चाहिए। कोई जबरन का धर्मांतरण करेगा, जबरदस्ती धर्मांतरण करेगा, धर्मांतरण करने से पहले कलेक्टर का अनुमति लेगा, वो तो बहुत पहले से ही है। जो शिकायत करेगा उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन सरकार सिर्फ इसमें डर और भय, इसमें डराने और धमकाने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करती है। विकास के नाम पर नहीं करती। विकास के नाम पे बोल दे, कितने अस्पताल इन्होंने बनाया है, कितने स्कूल 2 साल में खोल दिया है, बता दिए, कितने लोगों को नौकरी दिया है, युवाओं को बता दियो। देखिए, ये सिर्फ धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना और सिर्फ धर्मांतरण के नाम से राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। और उनके नाम से ये चुनाव जीते और वोटों को ध्रुवीकरण करे, ये उनका मकसद है। और कांग्रेस पार्टी का क्या विजन रहता है? कांग्रेस पार्टी का विजन है कि गरीबों का हक उनको मिलना चाहिए और युवाओं का हक उनको मिलना चाहिए, किसानों का हक उनको मिलना चाहिए, आदिवासियों का हक उनको मिलना चाहिए। ये कांग्रेस का विजन है। आखिरी कुछ 2 प्रश्न है, 2-4 प्रश्न है, उसमें से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है आने वाले समय में। आपको क्या लगता है, आप मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे आने वाले चुनाव में? मैं तो इस दौर से मैं तो काफ़ी दूर हूँ, आपको पहले बता दूँ। और रही बात छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप से चुनाव लड़ेगी। हमारे पास मेन मकसद है इस सरकार को बाहर करना और कांग्रेस का सरकार बनाना। फिर से हम किसानों के लिए, युवाओं के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए हम काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम काम करेंगे। ये रही हमारा मुख्यमंत्री बनना, ये हमारा सपना नहीं, सरकार लाना हमारा ये मेन सपना है। और मैं उस कुर्सी से मैं काफ़ी दूर हूँ। आपको बन नहीं किया कभी कि बना काफ़ी जाए? दूर हूँ। तभी एक आस रहती, उम्मीद कभी भी नहीं। आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि उस दौड़ से या उस कुर्सी से मैं काफ़ी दूर हूँ। पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मैं शुरू से मैं संगठन के लिए काम किया हूँ। NSUI यूथ कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, और आज पार्टी एक गांव से चुनाव लड़के शुरुआत हुई राजनीति की, अब प्रदेश संभाल रहे आप। बड़ी बात है हम लोग के लिए। मेरा कोई राजनीतिक विरासत तो था नहीं, ना कोई पिताजी, ना कोई दादाजी, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कभी परिवार में मंत्री। मैं स्वयं छात्र जीवन से संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी आलाकमान ने हमारी मेहनत, काबिलियत को पहचाना और 2 बार विधायक के रूप में, सांसद के रूप में और आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मौका दिए काम करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पार्टी के लिए मरते दम तक हम काम करेंगे। विधानसभा में गए आप, भाजपा के सबसे अच्छे विधायक कौन लगते थे आपको? किसी के साथ अच्छी दोस्ती रही होगी? देखिए, अब हम लोग 13 से 18 विधायक थे, तो नो डाउट कि अगर विधानसभा में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ विधायक थे जो सीनियर MLAs थे, विधायक थे, वो अच्छे जानकार थे। आपको अच्छे कौन से लगते थे? देखिए, जैसे बात करें कि आप या फिर हमारे पास एक तो अजय चंद्राकर जी, वो संसदीय के मामले में अच्छे जानकार हैं। दूसरी बार प्रेम प्रकाश पांडे जी थे, वो भी संसदीय मामले में अच्छे जानकार हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी थे, वो भी अच्छे जानकार है संसदीय मामले में, बातचीत होती है। और शिवरतन शर्मा भी थे, वो भी अच्छे जानकार हैं। नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी में ये कुल 3-4 विधायक थे जो बेहतर संसदीय मामले में उनको ज्ञान है। कांग्रेस में अच्छे विधायक कौन है, अच्छे नेता कौन से लगते हैं आपको? देखिए, कांग्रेस में भी हमारे पास भी ऐसे साथी हैं जो उस समय थे, बेहतर रूप से काम करते थे। देखिए, हम तो बाबा साहब और भूपेश बघेल जी दोनों प्रदेश अध्यक्ष और CLP थे। ये दोनों के नेतृत्व में हम लोगों ने 13 से 18 काम किए। और उसके बाद बस्तर से हम लोग भी थे, जैसे मोहन मरकाम जी हो गए, स्वयं मैं भी था, और फिर और 2-3 साथी थे जो बस्तर के मुद्दों को लेकर मजबूती से हम लोग बात रखते थे विधानसभा में, बस्तर के मुद्दों को लेकर और क्षेत्र के मुद्दों को लेकर भी, और आवश्यकता पड़ी छत्तीसगढ़ मुद्दों को भी लेकर भी लड़ते थे। एक आखिरी प्रश्न है, अमित जोगी जी से बातचीत होती है? देखिए, अमित जोगी जी तो हमारा साथी विधायक थे, 13 से 18 कांग्रेस के थे, साथी विधायक थे, और हमारे अच्छे मित्र में से भी है। जब भी कभी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो या फिर कहीं ऐसा हो तो सवाल ही नहीं है। उनका मन है कांग्रेस में आने का, पर कहीं से एंट्री नहीं मिल पा रही है।
देखिए अब तो वो हाँ उन्होंने इच्छा जाहिर की है, बाकायदा आवेदन भी दी है, लेकिन मामला अभी तो विचाराधीन है उनका मामला। तो अभी ऐसा सभी सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, फिर क्या परिस्थितियाँ बनता है उस अनुसार निर्णय। बाकी फैसला तो हाईकमान को करना है। बिल्कुल। तो 2028 में उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आएगी आपके हिसाब से? श्योर, 101%। वर्तमान जो हालात है, ये कम समय में छत्तीसगढ़ की जनता ने इस सरकार को नकार दिया है, भरोसा उठ गया है इस सरकार से। इसलिए आने वाला समय में 2028 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये शिवनाथ संवाद की तरफ से आपके लिए कैलेंडर। वाह, बहुत बढ़िया है। आपकी हाँ, क्षेत्र से ही है? थैंक यू। ये तो चित्रकूट वाटरफॉल है, हमारा क्षेत्र का है, बढ़िया।